पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक चर्चा कर चुके थे। अब आज जो है क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रश्न 8 में कहता है कि 3 माइक्रो कूलम्ब और -3 माइक्रो कूलम्ब के दो बिंदु आवेश निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें दो भाग हैं। प्रश्न ए है, कहता है दोनों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। इसके बाद बी में कहता है कि यदि इस मध्य बिंदु O पर एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश 1.5 गुना 10⁻⁹ कूलम्ब रख दिया जाए तो इस आवेश पर बल कितना लगेगा। तो देखिए, ये दो बिंदु A पर है 3 माइक्रो कूलम्ब, इसको QA लिखा हुआ है। B पर है -3 माइक्रो कूलम्ब, इनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। इनको मिलाने वाली रेखा AB का मध्य बिंदु O है। इस O पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम आपको बताए हैं कि जहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है वहां हम लोग प्रति एकांक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। क्योंकि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है उसी को विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और परीक्षण आवेश कैसा लिया जाता है? धनात्मक। तो इस आवेश के कारण बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, तो चूंकि ये धन आवेश है और प्रति एकांक परीक्षण आवेश भी धन है, तो एक आवेश इस एकांक धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा E1 इसको मान लिए O से किधर हो गई? B की ओर। अब इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये माइनस है, यहाँ के धन आवेश को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 और इसकी दिशा भी O से किधर हो गई? B की ओर। तो देखिए, इस आवेश से इस मध्य बिंदु की दूरी R, तो प्रत्येक आवेश से यहाँ से भी ये जो दूरी है R, तो R का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है और O जो है AB की मध्य बिंदु है। इस 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग, यानी 0.1 मीटर। तो अब देखिए, किसी आवेश Q के कारण R दूरी के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर, हम लोग सूत्र क्या पढ़े? 1/4πε0 Q/r²। तो यहां पर E1 बराबर 1/4πε0, सूत्र है Q/r²। इसका मान तो 9 गुना 10⁻⁹, Q के जगह पर 3 गुना 10⁻⁻⁶, r², 0.01। इसकी दिशा हम लोग फिगर में दिखा चुके हैं, O से B की ओर। अब देखो, 9 गुना 3 27 हो गया। 10 का पावर यहाँ 9 है, यहाँ -6 है, तो 10⁻³ हो गया। 0.01 है, तो 1/100 यानी 100 ऊपर चला गया, यहाँ पर 1 बच गया। तो 27 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम्ब, यही मात्रक है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। इसी प्रकार अब E2 का भी मान, तो 1/4πε0 Q/r², वही सूत्र। इसके जगह पर 9 गुना 10⁻⁹, आवेश का परिमाण वही है 3 गुना 10⁻⁻⁶, 0.01। यह भी वही हो गया 27 गुना 10⁵। अब E1 और E2 दो सदिशों को जोड़ना है। तो जब भी दो सदिश को जोड़ना हो तो उनके बीच का कोण मालूम होना चाहिए। तो चूंकि E1 और E2 दोनों की दिशाएं एक ही हैं, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। तो E1 तथा E2 के बीच का कोण θ बराबर 0 डिग्री। अब
इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? तो बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू E1 प्लस E2 अंडर रूट क्या हम सूत्र पढ़े? तो दो सदिश अगर हो E1 और E2, बीच का कोण थीटा हो, तो परिणामी E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 0 डिग्री, प्लस E2 स्क्वायर, कॉस 0 का मान 1, तो E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 प्लस E2 स्क्वायर, तो अंडर रूट E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, E1 प्लस E2। तो E1 भी है 27 गुना 10 के पावर 5, E2 भी है 27 गुना 10 के पावर 5, यानी 54 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र का मान निकल गया कितना? 54 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। इसकी दिशा O से किधर हो गई? B, चूंकि दोनों की दिशा O से B की ओर है। तो एक पार्ट आपका बन गया। अब पार्ट बी में कहता है कि यदि इस बिंदु O पर एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश Q बराबर 1.5 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम रख दिया जाए तो इस आवेश पर कितना विद्युत बल लगेगा? तो सूत्र आपको बताए थे कि अगर विद्युत क्षेत्र E में अगर कोई आवेश Q रखा जाए तो लगने वाला बल F बराबर सूत्र Q होता है। तो बल का परिमाण जो है F बराबर QE, Q हो गया 1.5 गुना 10 के पावर माइनस 9, E का मान हम लोग का आ चुका 54 गुना 10 के पावर 5, 15 चौका 60, 15 पचे 75 और 6 81, इस दशमलव के चलते यहाँ दशमलव हो गया, माइनस 9 और 5, तो 10 के पावर माइनस क्या हो गया 4, इसको 8.1 गुना 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन। बल तो निकल गया। इस बल की दिशा क्या होगी? तो हम वहाँ पर थ्योरी में चर्चा कर चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर जो बल लगता है ये बराबर की हुई। यदि आवेश धनात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और यदि आवेश ऋणात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो चूंकि यह परीक्षण आवेश ऋणात्मक है तो इस बल की दिशा इस विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होगी। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा O से B की ओर है, तो इस बल की दिशा जो है O से किधर होगी? A की ओर। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का A और B दोनों पार्ट हम लोग हल कर लिए। अब इसके बाद प्रश्न 9 देखिए, 2.5 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम और माइनस 2.5 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम के दो बिंदु आवेश, दो बिंदुओं A 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर और B 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। कहता है कि इस निकाय का इस टोटल चार्ज यानी कुल आवेश कितना हुआ और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। मान लो ये जेड अक्ष है, ये मूल बिंदु है। बिंदु ए 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, मतलब मूल बिंदु से बाईं ओर ये 15 सेंटीमीटर पर है। यहाँ पर जो आवेश है 2.5 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम। उसी प्रकार से जो दूसरा आवेश है माइनस 2.5 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम, यह बिंदु बी पर है 0 0 प्लस 15, यानी यहाँ से 15 सेंटीमीटर, माइनस 2.5 गुना
10 के पावर माइनस 7 कूलम। पहले तो पूछा है कि इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा, तो जितना यह आवेश धनात्मक है उतना ही आवेश ऋणात्मक है। तो निकाय का कुल आवेश बराबर 2.5 गुना 10 के पावर माइनस 19 माइनस 2.5 गुना 10 के पावर माइनस 7 प्लस माइनस करके क्या हो गया 0। चूंकि आवेश को उनके चिन्ह के साथ हम लोग जोड़ते हैं, पहले लिख चुके हैं आवेशों की योज्यता में। अब कहता है इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो यह एक प्रकार से विद्युत द्विध्रुव हो गया, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का यही हम लोग का परिभाषा है कि जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर सूत्र होता है एक आवेश का परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल। तो दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर, यही द्विध्रुव की लंबाई हो गई। तो द्विध्रुव की लंबाई, इसको हम लोग प्राय 12 से सूचित किए हैं थ्योरी में, 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या सूत्र बताया गया, Q इंटू 2L। तो Q कितना है 2.5 गुना 10 के पावर माइनस 7 और दूरी कितनी है 0.3, 25 गुना 3 75 यानी 0.75 गुना 10 के पावर माइनस 7। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलम मीटर। तो इस निकाय का कुल आवेश हो गया 0 और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया 0.75 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम मीटर। इसी को 7.5 गुना 10 के पावर माइनस 8 कूलम मीटर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न 10 कहता है कि 4 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के समरूप विद्युत क्षेत्र में उसकी दिशा से 30 डिग्री के कोण पर स्थित है। कहता है कि इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करें। तो देखिए यह जो प्रश्न 9 है, 9 तो हो गया। प्रश्न 10 इसमें कहता है कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 4 गुना 10 के पावर माइनस 9, 4 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम मीटर है। यह विद्युत क्षेत्र E बराबर 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम में स्थित है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर स्थित है। अब कहता है कि इस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा। तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है तो बल आघूर्ण टॉ बराबर सूत्र PE साइन थीटा। P का मान कितना है 4 गुना 10 के पावर माइनस 9। विद्युत क्षेत्र कितना है 5 गुना 10 के पावर 4, कोण 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री। 5 गुना 4 20 हो गया, माइनस 9 और 4 10 के पावर माइनस 5, साइन 30 का मान 1/2। ये 10 हो गया ना, एक पावर कम हो जाएगा। इसका देखो मात्रक होता है न्यूटन मीटर और चूंकि न्यूटन मीटर को जूल कहा गया है इसलिए कहीं कहीं किताब में इसका मात्रक जूल भी लिख देगा, लेकिन
हमारे दृष्टिकोण से बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर लिखना चाहिए, क्योंकि जूल जो है वो विशेष रूप से कार्य या ऊर्जा के लिए उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक जूल को हम लोग परिभाषित करते हैं कार्य को कि जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है तब कहा जाता है 1 जूल कार्य हुआ। तो बल आघूर्ण का मात्रक जरूर है वही न्यूटन मीटर, लेकिन ये राशि भिन्न है, इसलिए हम तो इसको न्यूटन मीटर ही लिखते हैं। लेकिन कहीं कहीं किताब में चूंकि न्यूटन मीटर को जूल कहा गया है तो जूल भी लिखा है, तो आप समझिएगा वो गलत नहीं है, उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न 11 कहता है कि एक पॉलीथीन को ऊल से रगड़ने पर यह पाया गया कि पॉलीथीन का जो टुकड़ा है वह 3 गुना 10 के पावर -7 कूलम्ब आवेश से आवेशित हो गया और आवेश ऋणात्मक है। ए में पूछता है कि किससे किस में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो चूंकि यहां पर पॉलीथीन और ऊल को आपस में रगड़ा गया और पॉलीथीन पर आवेश क्या है, ऋणात्मक, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऊल से पॉलीथीन में स्थानांतरित हुआ। चूंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि आवेश दिया हुआ है, Q कितना उत्पन्न हुआ है, अब चिन्ह से मतलब नहीं, ऋणात्मक का मतलब यही हो गया कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किससे किस में हुआ, ऊल से पॉलीथीन में। आवेश उत्पन्न हुआ 3 गुना 10 के पावर -7 कूलम। अब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो इस चैप्टर का पहला सूत्र है कि अगर किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो प्रत्येक वस्तु पर उत्पन्न आवेश का परिमाण Q बराबर सूत्र A ली। तो n बराबर Q बटाई Q का मान 3 गुना 10 के पावर -7, E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19। इस दशमलव के लिए यहाँ पर 30 ले लीजिए, 16 कि ऊपर जाके प्लस हो गया, तो -7 और +19 तो 12 हो गया। अब देखो ये 15 2 से कट गया, ये 8, एक बार में 7 बच गया, फिर 8 8 64, 6 बच गया, 8 7 56, 4 बच गया, 8 बच, पूरा पूरा कट गया। तो ऊल से पॉलीथीन में 1.875 गुना 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, तब जाकर के उस पर 3 गुना 10 के पावर -7 कूलम का ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है। इसके पार्ट बी में पूछता है कि क्या इस दौरान ऊल से पॉलीथीन में द्रव्यमान संहति, एनसीईआरटी में संहति शब्द द्रव्यमान के लिए उपयोग किया गया है, क्या इसका भी स्थानांतरण हुआ? तो हुआ निश्चित रूप से। इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान है, तो जब इतने इलेक्ट्रॉन चले गए तो इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो गया। तो आपका जवाब होगा हाँ, ऊल से पॉलीथीन में द्रव्यमान का संहति का स्थानांतरण हो गया। अब देखिए प्रश्न 12, इसमें 2 पार्ट है, ए और बी। कहता है कि 2 तांबे के आवेशित सूक्ष्म गोला है ए और बी, दोनों का केंद्र एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। प्रत्येक गोला पर आवेश 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम है। तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा? तो प्रश्न 12 का जो ए है, इसमें ये 2 सूक्ष्म आवेशित गोला हो गए ए और बी। इस पर भी आवेश है 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम। इस पर भी आवेश है 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम। दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब एक दिया हुआ है कि दोनों की जो त्रिज्याएं हैं उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटी है, इसका मतलब गोला बहुत छोटा है।
अब इनके बीच प्रतिकर्षण बल निकालना है तो ये प्रश्न एक की तरह हो गया, इसमें कोई नया चीज नहीं है। Q1 मालूम है, Q2 मालूम है, इनके बीच की दूरी R जो है वो 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलिएगा तो 0.5 मीटर, क्योंकि 100 से भाग हो जाएगा। तो बल F बराबर सूत्र क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इतना का मान 9 गुना 10 के पावर 9, 6.5 गुना 10 के पावर -7, 6.5 गुना 10 के पावर -7 बटा में R स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25। देखो दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है और यहाँ भी एक अंक है, 2 अंक हो गया, यहाँ 2 अंक, दशमलव खत्म हो जाएगा। 5 से इसको काटिएगा 25 और 13 बचे 65, फिर ही 5 से कट गया। अब 9 गुना 13 गुना 13 आप जानते 169। अब यहाँ -7 और -7 पावर है तो -14, यहाँ +9 है तो -5 हो गया ना। अब 9 गुना 9 81, 8, 9 छका 54 और 8 62 और 9 6 15 गुना 10 के पावर -5, 1 2 3, इसको 1.5 2 को 1 को छोड़ सकते हैं, 10 के पावर -2 न्यूटन। इतना बल निकल गया। इसी के पार्ट बी में कहता है कि यदि दोनों गोलों के आवेश को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, तब इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो कुछ नहीं, अब Q1 के जगह पर 2Q1, तो नया बल ये तो रहेगा आपका 2Q1, इसको भी दोगुना 2Q2, और दूरी कितनी, आधी, R/2 का स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये 2 गुना 2 4, तो 4Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर बटा 4, तो ये हो गया 16, 4 जाएगा ना ऊपर, तो 16 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो 16 गुना। इसका मान अभी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, 1.5 गुना 10 के पावर -2। आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में ऐसा पूछ दे कि अगर दोनों आवेशों को दोगुना कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तब बल के मान में कितना गुना की वृद्धि होगी, तो देखिए 16 गुना, तो 16 × 80, 16 और 8 24 गुना 10 के पावर -2 यानी 0.24 न्यूटन। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 का ए और बी दोनों हो गया। अब देखो प्रश्न 13 भी इसी पर आधारित है, प्रश्न 13 भी इसी पर आधारित है। प्रश्न 13 क्या कहता है कि मान लीजिए कि इस प्रश्न 12 के दोनों गोला सदृश हैं, सदृश मतलब एक ही तरह के हैं। अब इन्हीं के सदृश एक तीसरा गोला है जो उदासीन है, उसे पहले ए के संपर्क में लाया गया और उसे अलग कर लिया गया, फिर उस तीसरा गोला को बी के संपर्क में लाकर उससे भी अलग कर दिया गया। तो अब इन दोनों के गोलों के बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो हम लोग पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि दो सदृश वस्तुएं जब आपस में संपर्क में लाकर अलग की जाती है तो उनके बीच आवेश का बंटवारा क्या होता है, बराबर बराबर होता है। तो तीसरा गोला को जब गोला ए के संपर्क में लाकर हटाइएगा तो चूंकि ए पर आवेश है 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम और बी पर आवेश 0 है, तो अब बराबर बराबर बंटवारा, मतलब ए पर इसका आधा आवेश बच जाएगा। तो गोला ए पर आवेश जो बच गया Q1 बराबर 6.5 गुना
10 के पावर माइनस 2 बटा 2, 3 4 5, इतना कुल। अब जो तीसरा गोला है उस पर भी इतना आवेश आ गया। इसके बाद जब उसको गोला बी के संपर्क में लाया गया तो अब गोला बी पर का आवेश और उस तीसरे गोला के आवेश को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और उसका आधा रह जाएगा बी पर और आधा चला जाएगा तीसरा गोला पर। तब गोला बी पर आवेश Q2 बराबर, तो 6.5 गुना 10 के पावर माइनस 7 जो बी पर पहले से था, फिर जो तीसरा गोला है उसका आवेश हो गया 3.25 गुना 10 के पावर माइनस, ये दोनों का कुल आवेश हो गया। अब इसका आधा बी पर आ जाएगा और आधा तीसरे पर चला जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 9.75 गुना 10 के पावर माइनस 7 बटा 2, तो 4 हो गया, 2 8 16, 1 बच गया, 2 7 14, 2 5 10। अब सवाल एकदम आसान हो गया। पहला गोला के साथ तीसरे को संपर्क में लाकर हटाने के बाद उस गोला पर आवेश बच गया 3.25 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम। फिर उस तीसरे गोला को गोला बी के संपर्क में लाकर हटाने के बाद उस बी पर आवेश बच गया 4.875 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम। इनके बीच की दूरी वही है, r बराबर 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर। अब इनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा, इसकी गणना आप भी कर सकते हैं। सूत्र क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये प्रश्न आपको केवल यही समझने के लिए दिया गया था कि अगर दो सदृश वस्तुओं को आपस में सटाकर अलग किया जाता है तो उनके बीच आवेश का बंटवारा किस प्रकार होता है। इसके बाद तो ये प्रश्न 1 की तरह प्रश्न 12 की तरह हो गया। 9 गुना 10 के पावर 9 Q1 के जगह पर 3.25 गुना 10 के पावर माइनस 7, Q2 के जगह पर 4.875 गुना 10 के पावर माइनस 7 बटा में 0.5 का स्क्वायर 0.25। तो ये दशमलव तो खत्म हो जाएगा, 25 से भी कट भी जाएगा। एक बार में 7 25 दिया 75, तो हो गया हम लोग का 13 गुना 9 117 गुना 4.875 गुना ये -14 और ये 9 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन। अब इसका एक आप गुना कर लीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो प्रश्न 12 पर ही आधारित था, प्रश्न 13। अब प्रश्न 14, तो देखिए प्रश्न 14 में एक फिगर दिया हुआ है। कहता है कि ये दो प्लेट हैं, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र समरूप है और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट, यानी इनके बीच ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इनमें 3 आवेशित कणों का गति पथ दिखाया गया है। कण 1 2 और 3। प्रश्न ये है कि इन तीनों कणों के आवेश का चिन्ह क्या है, और तब उसके बाद फिर कहा है कि किस कण का आवेश द्रव्यमान अनुपात सबसे अधिक है। आवेश द्रव्यमान अनुपात को विशिष्ट आवेश भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा उस पर बल लगना शुरू हो जाएगा। ऋण आवेश पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और धन आवेश पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो
यहां पर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा ऊपर से किधर है, नीचे की ओर। ये दोनों कण की जो विक्षेप यहां पर हुआ, यानी जो रास्ते में विचलन हुआ, वो इसके उल्टा दिशा में हो रहा है, मतलब बल उल्टा दिशा में लग रहा है। किसके उल्टा दिशा में, विद्युत क्षेत्र के उल्टा दिशा में। तो बल की दिशा अगर विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत हो, इसका मतलब कि वो आवेश क्या है, ऋणात्मक है। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि कण 1 और 2 का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। अब ये तीसरा कण, इसका विक्षेप विद्युत क्षेत्र की दिशा में हुआ है, इसका मतलब है कि इस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है। तो 1 का उत्तर हो गया कि यह जो कण है 1 तथा कण 2 के आवेश का चिन्ह ऋणात्मक है और कण 3 के आवेश का चिन्ह धनात्मक है। अब आपको बताना है इन तीनों कणों में किस कण का आवेश द्रव्यमान अनुपात अधिक है। तो देखिए, प्रत्येक पर लगने वाला बल F बराबर Q है। प्रत्येक का त्वरण A बराबर सूत्र F बटा F, तो Q E बटा F। अब देखो, तो यह जो Q बटा M है, E विद्युत क्षेत्र तो सबके लिए सेम है। तो जिसका आवेश द्रव्यमान अनुपात अधिक होगा उसका त्वरण अधिक होगा, और त्वरण जिसका अधिक होगा उसका विक्षेप अधिक होगा। तो इस फिगर से स्पष्ट है कि समान समय में ही सबसे अधिक विक्षेप किस कण का है, कण 3 का है। इसका मतलब क्या है कि कण 3 का आवेश द्रव्यमान अनुपात सबसे अधिक है। तो कण 3 का Q/M सबसे अधिक है। ये प्रश्न 14 हो गया। अब देखो प्रश्न 15। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र E बराबर दिया हुआ है, E का मान 3 गुना 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 3 एकांक सदिश I न्यूटन प्रति कूलम। अब यहां पर एकांक सदिश I, तो एकांक सदिश I हमेशा एक अक्ष की ओर ले जाती है। तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है 3 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम है, और इसकी दिशा एक्स अक्ष की ओर है। इसमें प्रश्न में भी 2 पार्ट है। पार्ट ए में कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार पृष्ठ YZ तल में स्थित है, YZ तल के समानांतर है, उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो ए में वर्गाकार वर्ग की भुजा A बराबर 10 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 मीटर है। तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 0.01 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि यह वर्गाकार पृष्ठ कहाँ पर स्थित है, YZ तल में, और एक्स अक्ष YZ तल के लंबवत होती है। तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित है और विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर सूत्र E इंटू ए होता है। तो E का मान हो गया 3 गुना 10 के पावर 3 और A का मान हो गया 0.01। तो देखिए, इस 3 पावर है, 2 पावर तो इसको खत्म हो गया, बच गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक आंसर हो गया। अब कहता है कि अगर इस वर्गाकार पृष्ठ के तल का लंबवत एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो, इसका मतलब क्या है
कि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के तल के लंबवत से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए, इस केस में सूत्र फाई बराबर ई ए कॉस थीटा सूत्र बताएगा। तो ई का मान और ए, इसका मान ऑलरेडी आप यहां निकाल चुके हैं, 30 रख सकते हैं। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2, तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका प्रश्न नंबर 15 हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न 16 जो है, कहता है कि यदि उपयुक्त प्रश्न में 20 सेंटीमीटर भुजा का एक घन इस प्रकार रखा जाए कि उसका फलक निर्देशांक अक्ष के समानांतर हो, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब इसमें कोई घन रख दिया गया, तो देखो घन में 6 पृष्ठ होते हैं। 2 पृष्ठ वाई जेड तल में होंगे, 2 पृष्ठ एक्स वाई तल में होंगे और 2 पृष्ठ एक्स जेड तल में होंगे। तो जो एक्स वाई तल में होंगे और जो एक्स जेड तल में होंगे, ई की दिशा उनके पृष्ठ के क्या होगी, समानांतर। और जब ई की दिशा पृष्ठ के समानांतर होती है, तब उस स्थिति में फ्लक्स का मान क्या होता है, 0। तो उन जो 4 पृष्ठ हैं, जो 2 एक्स वाई तल में है और 2 एक्स जेड तल में है, उनसे गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब बच गया 2 पृष्ठ जो वाई जेड तल में है और ई की दिशा इनके लंबवत होगी। तो इसमें ई की दिशा देखो अंदर की ओर और इसमें ई की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। तो यहां पर ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत जब अंदर की ओर होती है तो फ्लक्स ऋणात्मक, तो यहां पर जो फ्लक्स है φ1 ये हो गया माइनस ई, और जब ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है तो फ्लक्स धनात्मक हम लोग लिख चुके हैं। तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2 बराबर, तो माइनस ई ए प्लस ई ए इक्वल टू 0। यानी इस घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो आपका फ्लक्स है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न 15। अब देखो प्रश्न 16 हो गया। 17 प्रश्न देखिए। प्रश्न 17 में कहता है कि एक काले बॉक्स के पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स 8.0 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। ए में पूछता है कि इस बॉक्स के अंदर कुल आवेश कितना है। तो इसमें पहले तो निकलने वाला फ्लक्स फाई का मान दिया हुआ है, और यह जो फाई का मान है 8.0 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब देखो किसी भी बॉक्स आकृति चाहे जो भी हो, अगर निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर 8.0 गुना 10 के पावर 3 है, तो हम लोग गॉस का जो आपका प्रमेय पढ़े हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन, तक क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन। तो फाई का मान दिया हुआ है 10 के पावर 3, इसका वैल्यू दिया हुआ है हम लोग जानते हैं 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अब गुना कर दीजिए 32, 8 5 40 और 3 43, 8 64 और 4 68, फिर 64 और 6 70, 1 2 3 गुना -12 -9 हो गया। तो इतना कूलम आवेश हो गया। इसको 70.8 नैनो कूलम लिख सकते हैं। इसी के पार्ट बी में पूछता है कि यदि इस बॉक्स से गुजरने वाला या निकलने वाला फ्लक्स 0 हो,
तो क्या आप यह कहेंगे कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है? तो ऐसा नहीं है। किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स शून्य है, इसका दो अर्थ है। या तो उसके अंदर आवेश नहीं है, चूंकि फाई बराबर सूत्र Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा ये भी हो सकता है कि आवेश तो है लेकिन आवेशों का बीज गणितीय जो क्या है, शून्य है। जैसे किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आप विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव में जितना प्लस आवेश होता है उतना ही माइनस आवेश होता है, तो नेट आवेश क्या हो गया, 0। तो इस बॉक्स से निकलने वाला फ्लक्स यदि शून्य है, इसका मतलब है आवेश हो भी सकता है और आवेश नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अब इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।